ये रखते थे टांग ऐसा है बट जो स्पीकर था गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने फंगस में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना चालू कर दिया था, अगर आप लोग को याद है। हम लोगों ने पढ़ा था 8 पॉइंट की बेसिस पर, अगर आपको याद हो तो पहला पॉइंट था हैबिट एंड हैबिटेट, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा हमने फंगस के फॉर्म के बारे में पढ़ लिया था। तीसरा हम लोगों ने फंगस की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था कि फंगस कैसे काम, इनकी मॉर्फोलॉजी ये दिखते कैसे हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि उनके हाइफा, उनकी माइसीलियम किस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एनाटमी, जिसमें थी नहीं तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, एनाटमी रिक्वायर्ड करके एक छोटा सा टॉपिक रहता है, अगर जरूरत होती तो एनाटमी हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा एनाटमी के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे हेटेरोट्रॉपिक पैरासिटिक डिकम्पोजर होते हैं। एंड देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि फंगस कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कि किसी भी फंगस की क्या क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस एंड एग्जाम्पल। ये 8 पॉइंट हैं जिसमें हम किंगडम फंगाई को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वांट टू चेक माय वीडियो। ओके, तो ये 8 पॉइंट है जिनमें हम लोग किंगडम फंजाई को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, ये हमने पढ़ लिया। फॉर्म हमने पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली, एनाटॉमी की जरूरत नहीं थी, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। और अगर आप भूले नहीं हैं तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है। नंबर 1 इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर आप भूले नहीं हो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये पढ़ा चुका हूँ मैं।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलावा आपके पास दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास तीसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दीज वर द टॉपिक जो हमको एक एक करके पढ़ने चाहिए और हम पढ़ भी रहे थे। सो यू नो दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आप भूले नहीं है तो। वन इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है फिजन, तीसरा है बडिंग। फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ आ रही है तो आप पिछला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, इसमें से फ्रैगमेंटेशन ज्यादातर फंगस करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो भी वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको 2 चीजें मेन रूप से पढ़ाई थी, एक तो था स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजिया से बनने वाले स्पोर्स, और स्पोरेंजियोस्पोर में 2 प्रकार के स्पोर थे, यू नो दैट ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स थे, और दूसरे प्रकार के स्पोर्स थे जिनको हम लोग बोलते थे जू स्पोर्स, ये मोटाइल स्पोर्स है। जितने लोगों को ये फील हो रहा है कि सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिछला वीडियो देख करके बैठा करें और पिछले वीडियो में पढ़ के बैठा करें। तो ये ए प्लानोस्पोर एंड जू स्पोर था। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया नाम से होता था, कोनिडिया, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका था कोनिडिया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हमारे पास पढ़ने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस कैसे करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे जरूरी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इनमें गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, इनमें गैमीट फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन। गैमीट फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और याद रखना, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट में होनी चाहिए मियोसिस। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, ये पिछली क्लासेस के साथ आपकी मुलाकात करा रहा हूं। जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो आपको कितना आना चाहिए, वो ये बात। अगर आप इतना बात समझते हैं तो हम लोग टॉपिक में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बातें हैं सर, ध्यान से देखिए। हम लोग पूरे किंगडम फंगस को, किंगडम फंजाई को 8 पॉइंट में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने फॉर्म के बारे में बताया कि वो यूनिसेलुलर हैं कि मल्टीसेलुलर हैं। फिर उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया गया, वो दिखने में कैसे हैं, उनके हाइफा कैसे हैं, माइसिलियम कैसे हैं। एनाटमी थी नहीं तो हम लोग पढ़े नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा कि वो सेप्रोफिटिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की। अभी हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते वक्त हमने पाया कि 3 तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं, काया से होने वाला प्रजनन, जो कि 3 प्रकार का है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं लेकिन गैमीट नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, इसलिए इसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर हैं नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर, मोटाइल जू स्पोर। इसके अलावा कोनिडिया बनती है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। नाउ टुडे इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन की व्यवस्था है। देखिए, मैं जब भी कभी आपको एल्गी पढ़ाऊंगा या कभी भी आप लोग एल्गी पढ़ेंगे या फिर अदर प्लांट पढ़ेंगे, एल्गी और अदर प्लांट, आपका मूड लगेगा कि सर फंजाई पढ़ाते पढ़ाते एल्गी में कैसे कूद गए। तो आपको एक छोटी सी बात बतानी है जो आपको समझना चाहिए। एल्गी या फिर अदर प्लांट पढ़ते वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के समय पर, जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है जरा उसे देखना बहुत जरूरी है। याद रखना, एल्गी या अदर प्लांट के पास 2 तरीके के गैमीट होते हैं। एक ऐसा गैमीट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमीट, मेल गैमीट होगा, ओके। और एक ऐसा गैमीट होगा जिसको हम लोग फीमेल गैमीट बोलेंगे। तो 2 तरीके के गैमीट बनते हैं, वन इज नोन एज मेल गैमीट
और दूसरे तरीके का गैमीट है जिसे हम लोग फीमेल गैमीट बोलते हैं। मेल गैमीट मेल साइड से आएगा, फीमेल गैमीट फीमेल साइड से आएगा। अब जो गैमीट होते हैं ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म है, इनमें न्यूक्लियस है, दे हैव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब ये गैमीट जब फ्यूजन करने जा रहे हैं तो लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बाकी ये रहा साइटोप्लाज्म, और ये बीच वाला पार्ट जो था जिसको मैंने ब्लैक कलर के लिखा हुआ है, इट इज अ न्यूक्लियस। जब ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या कमाल होता है। होता ये है कि व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट दे गेट फ्यूज्ड, जब वो मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो इनका साइटोप्लाज्म, इनका दोनों का, इन दोनों गैमीट का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होने लगता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अगर आप भूल जाएं तो ऐसे याद रखिए, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, इस गैमीट का और इस गैमीट के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, इट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। और जिस समय प्लाज्मोगैमी हो रही उसी समय दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, सो हमारे पास आया प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ये 2n स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन विच सी द प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। न्यूक्लियस का नाम ही होता है कैरियन, तो कैरियन की गैमी इट इज नोन एज कैरियोगैमी, और साइटोप्लाज्म की गैमी इट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी यहां साथ साथ हो रही है। कैसी हो रही है? साथ साथ। यानी जिस समय पर साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है ठीक उसी समय पर न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाना, तो बोलते हैं प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दे अकर टुगेदर, साथ होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। ये सब याद रखिएगा, सिंगैमी। बहुत ध्यान से समझना, एल्गी या किसी दूसरे प्लांट में अगर मैं दूसरा प्लांट भी हटा दूं और केवल एल्गी की बात करूं तो मैं एल्गी में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते वक्त अपना साइटोप्लाज्म और अपना न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब फ्यूज होने लगता है तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन का नाम प्लाज्मोगैमी होता है और न्यूक्लियस के फ्यूजन का नाम कैरियोगैमी होता है। क्योंकि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। और सिंगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट हमेशा 2n होता है क्योंकि हर एक गैमीट n होता है। तो आपको लगेगा कि सर फंगस पढ़ाते पढ़ाते एल्गी क्यों पढ़ाने लगे, क्योंकि एल्गी की बात आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, अब एल्गी में अगर दोनों गैमीट एक जैसे, दोनों गैमीट यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे देखने में है तो इस सिंगैमी का नाम हो सकता है आइसोगैमस। फिर से सुनो, आइसोगैमस का मतलब है मेल एंड फीमेल गैमीट आर अलाइक, एक जैसे। इस तरीके में दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हुए तो कंडीशन हो सकती है आइसोगैमस। तो सिंगैमी कैन बी आइसोगैमस। आइसोगैमस कब होगी? जब मेल और फीमेल गैमीट एक ही जैसे दिखेंगे। सिंगैमी कैन बी एन आइसोगैमस। अब ये क्या बोला है? एन आइसोगैमस में मेल गैमीट जो होता है, मैं दिखा देता हूं यहां पर, वैसे मैं एल्गी पढ़ाने नहीं आया हूं, फिर भी मेल गैमीट जो होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट जो होती है वो लार्ज एंड मोटाइल होती है। तो मेल और फीमेल गैमीट एक जैसे नहीं है, कंडीशन का नाम होगा एनाइसोगैमस। मेल और फीमेल गैमीट अगर एक जैसे हैं दिखने में, कंडीशन का नाम होगा आइसोगैमस। और तीसरे तरीके की कंडीशन होती है ऊगैमस। अब ऊगैमस क्या बोला है? इसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट लार्ज होती है एंड नॉन मोटाइल होती है। मेल गैमीट इज मोटाइल, फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड लार्ज। इस कंडीशन को बोलते हैं ऊगैमस। मैं जब भी आपसे पूछूं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस ये क्या है, तो आप बोलोगे एक जैसे गैमीट का फ्यूज हो जाना, आइसोगैमस। फिर लोग बोलेंगे मेल और फीमेल गैमीट तो अलग अलग है, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं?
देखने में, मार्फोलॉजिकली देखने में अगर गैमीट मेल और फीमेल दोनों एक जैसे हो, कंडीशन का नाम आइसोगैमस। एक छोटा और एक बड़ा हो एनाइसोगैमस, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो ऊगैमस। इस तरीके से सिंगैमी होती है। अब आप सिंगैमी इन एल्गी देख चुके हैं। सिंगैमी इन एल्गी देखने के बाद आप फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने आए। अब आप देखेंगे फंगस। उधर मैंने एल्गी के बारे में लिखा है, नाउ हियर इज अ फंगस। अब फंगस में भी मेल गैमीट, मैं फिर से लिख रहा हूं, मेल गैमीट्स और गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया वो स्ट्रक्चर होते हैं जो गैमीट बनाते हैं। मेल गैमीट्स और गैमिटेंजिया, जब कभी फीमेल गैमीट और गैमिटेंजिया से फ्यूज करते हैं, तब क्या होता है, ये देखने वाली बात है। तो मेल गैमीट के पास भी अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, फीमेल गैमीट के पास भी अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। द मेल गैमीट हैव द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, लाइकवाइज फीमेल गैमीट हैव द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बोथ हैव द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड हैं। और जब ये फ्यूज करने जाते हैं तो एल्गी से क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। दे हैव द डिफरेंट न्यूक्लियाई, डिफरेंट साइटोप्लाज्म, लेकिन यहां साइटोप्लाज्म इनका फ्यूज हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ध्यान से देखें, इनमें प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी तुरंत नहीं होती। यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है लेकिन कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन तुरंत नहीं होता। और इस वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर जो बनता है, इस स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस एक साथ पड़े रहते हैं। कंडीशन का नाम है डाई कैरियन। इसे हम लोग डाई कैरियन कंडीशन बोलते हैं। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी एक साथ दो न्यूक्लियस एक कोशिका में रहने लगते हैं। फिर से सुनो, इधर देखो, यहां जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था एल्गी में, फिर से लिख दे रहा हूं, एल्गी में जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था वैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज हो गए थे। यानी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हुए थे और साथ साथ होने की वजह से इस कंडीशन को बोला गया था सिनगैमी। सिन मतलब साथ, गैमी मतलब फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब व्हेन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी अकर्स टुगेदर। लेकिन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में दोनों फ्यूज हों लेकिन दोनों के फ्यूजन में केवल प्लाज्मोगैमी हो और कैरियोगैमी तुरंत ना हो। प्लाज्मोगैमी तो हो लेकिन तुरंत कैरियोगैमी ना हो। इस कंडीशन में यहां एक स्ट्रक्चर बना रहेगा जिसका नाम होगा डाइकैरियन। क्या बोलेंगे इसे? डाइकैरियन। यही डाइकैरियन आगे, इसी डाइकैरियन के अंदर आगे न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा। यानी बाद में, बहुत बाद में, प्लाज्मोगैमी के बहुत बाद में हो जाएगी कैरियोगैमी। और बेटा इस कैरियोगैमी की वजह से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और इस जाइगोट के चारों तरफ बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। यही सबसे बड़ी बला है, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी। और इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जाइगोट जो कैद है, मान लीजिए ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, पहले हो गई प्लाज्मोगैमी, फिर पड़ा रहा डाइकैरियन, मतलब इनमें सिंगैमी नहीं हुई। फिर बहुत दिनों बाद यानी बहुत देर बाद या फिर प्लाज्मोगैमी के कुछ टाइम बाद क्या हुई? कैरियोगैमी। अंततः कैरियोगैमी भी हो गई। इसका मतलब दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए। इससे बन गया जाइगोट। जाइगोट था 2n और ये जाइगोट फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा घेर लिया गया। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो रही है डिवीजन और इन डिवीजन से बन रहे हैं स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं इन्हें बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। इन्हें हम बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। यानी कि हमें सेक्सुअल स्पोर्स मिलेंगे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फंगस के पास सेक्सुअल स्पोर बनते हैं
और जैसी फ्रूटिंग बॉडी होगी वैसे स्पोर बनते हैं। मान लीजिए फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। अब ये क्या बला होती मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ऐसे स्पोर को नाम देते हैं हम लोग एस्कोस्पोर्स। मान लीजिए फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। तो याद रखने की बात है, इनसे बनने वाले स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स। सो एस्कोस्पोर्स बनेंगे कि बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे कि क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। पर आपने देखा नहीं कि 3 मुख्य प्रोसेस हुए। ध्यान से दीजिए, एनसीईआरटी में रट्टा मारना पड़ेगा। नंबर 1 इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। पहला प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में, जो कि कैरियोगैमी के साथ नहीं होता। कैरियोगैमी अलग होती है, फिर उसके बाद होती है कैरियोगैमी। पहले होती है प्लाज्मोगैमी, फिर होती है कैरियोगैमी, और फिर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन। अगर ये एक बार समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोर्ड को फिर से निकाल के आपको समझाऊंगा, आप परेशान मत हो। लेकिन पहले नॉर्मल एल्गी के बारे में समझें, फिर फंगस के बारे में समझें। देखिए एक बार और, एल्गी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आमने सामने आते हैं, एल्गी में फिर से बोल दूं ये फंगस नहीं है, उनमें दोनों मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साथ साथ फ्यूज होता है, यानी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होती है। व्हेन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी इट अकर्स टुगेदर, इस तरीके के प्रोसेस का नाम होता है सिंगैमी। इसे हम लोग सिंगैमी बोलते हैं। और सिंगैमी होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है नाम होता है जाइगोट, और जाइगोट होता है 2n जाइगोट में आगे क्या होगा वो आपको मालूम होगा। याद रखना, अगर दोनों गैमीट एक जैसे कंडीशन आइसोगैमस, अलग अलग एनाइसोगैमस, एक मोटाइल एक नॉन मेटाइल, इट इज ओगैमस। इसी तरह फंगस में भी होता है। फंगस की जो भी बातें हैं मैं एक बार रिवीजन के तौर पर आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम लोग का जो पढ़ाने का बात हो रहा है वो वन वे हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूं, मैंने पढ़ा दिया है, आप उसे दोबारा मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए अगेन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब की बार इसे समझ लीजिए, जो भी चीजें आपको ना आए बता दीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते वक्त क्या होगा? आपको मालूम है, एक तरफ से आएगा मेल गैमीट। अभी आपको ध्यान से देखना है, इट में भी हैप्लॉइड। एक तरफ से आएगा फीमेल गैमीट, ये भी हैप्लॉइड है। मेल गैमीट हो कि फीमेल गैमीट हो, इनके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का डॉट, ये न्यूक्लियस है। ये ब्लैक कलर का डॉट, इट इज न्यूक्लियस। और इनके पास अपने अपने साइटोप्लाज्म है, यानी दे हैव द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सो दे हैव मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और इनके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नाम के स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दे गोइंग टू फ्यूज, आपस में फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही फ्यूज करने की कोशिश किए, आपने देखा इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। प्रोसेस का नाम हुआ प्लाज्मोगैमी। न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हैं, इसलिए कंडीशन का नाम डाइकैरियन। ये डाइकैरियन कंडीशन में इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनना चालू हो जाती है। लेट्स सपोज दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी, जो मैं चारों तरफ से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डाइकैरियन पड़ा हुआ है। आगे का स्टेप देखिए, इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डाइकैरियन वाला स्ट्रक्चर में भी न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो पहला प्रोसेस था प्लाज्मोगैमी और दूसरा प्रोसेस हो गया कैरियोगैमी। लेकिन प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ नहीं हुए, इसलिए हम इसे सिंगैमी नहीं बोलेंगे, अलग अलग हुए। प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी हो गए। अब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी की वजह से यहां बना जाइगोट। अब जाइगोट फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। फंगस में फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाइगोट और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी जैसे प्रोसेस होते हैं। नाउ
अब ये जाइगोट है 2n, कैसे 2n? क्योंकि मेल गैमिट n, फीमेल गैमिट n, n फ्यूज हो गए तो हो गया 2n। इस जाइगोट के अंदर पड़े पड़े यहां पर होने लगी मियोसिस डिवीजन। मियोसिस वो डिवीजन होते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और इस फ्रूटिंग बॉडी से जाइगोट में डिवीजन की वजह से बनने लगे स्पोर्स। और जो ये स्पोर्स हैं, इन्हीं स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। और ये सेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे ये डिपेंड करेगा फ्रूटिंग बॉडी पर। जैसे कि मान लीजिए यहां पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प, तो स्पोर का नाम होगा एस्कोस्पोर्स। अगर बेसिडियोकार्प होगा, या अगर फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा बेसिडियोकार्प, तो उससे बनने वाले स्पोर्स का नाम होगा बेसिडियोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ये इस तरीके के स्पोर हैं जिन्हें हम लोग सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। यस, एक स्पोर और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊ स्पोर, या फिर एक स्पोर और बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो आप रट्टा ना मारें तो बेहतर है, पर सीख लें। एक स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर, दूसरे का नाम है बेसिडियोस्पोर, तीसरे का नाम है ऊ स्पोर, चौथे का नाम है जाइगोस्पोर। ऑल ऑफ देम आर द सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर का नाम होता है सेक्सुअल स्पोर्स। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मुख्य प्रोसेस को एक बार फिर आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगा। पहला प्रोसेस है प्लाज्मोगैमी, दूसरा प्रोसेस है कैरियोगैमी, तीसरा प्रोसेस है मियोसिस। एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे यही 3 प्रोसेस मेरे साथ दोहराइए। पहला प्रोसेस है प्लाज्मोगैमी, दूसरा प्रोसेस है कैरियोगैमी, तीसरा प्रोसेस है मियोसिस। फिर से एक बार, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। लेकिन इसे देखने की जरूरत है कि जिस समय प्लाज्मोगैमी हुई न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहे, कंडीशन का नाम डाइकैरियन। तो ज्यादातर फंगस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर से ज्यादातर फंगस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो डाइकैरियन स्टेज कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। यानी उनमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ नहीं होती बल्कि अलग अलग होती। और जब कैरियोगैमी हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट में हो जाती है मियोसिस, और मियोसिस होने की वजह से बनते हैं स्पोर्स। ये मियोसिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रही है, इसलिए स्पोर्स भी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। और जैसी फ्रूटिंग बॉडी वैसे स्पोर्स। एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी तो एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोकार्प की फ्रूटिंग बॉडी तो बेसिडियोस्पोर्स। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी के प्रकार हैं जो एक एक करके जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा मैं पढ़ाऊंगा। इन दोनों स्पोर्स के अलावा, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के अलावा भी 2 स्पोर बनते हैं, इनका नाम है ऊ स्पोर एंड जाइगोस्पोर्स। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो डिटेल में एक एक करके आपको पढ़ा रहा हूं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये कहानियां आपके सामने आ गई और इसे आप समझने की कोशिश करें। गुड। नाउ आगे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए। एक बार दोहराते जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, पहला स्टेप है यस, पहला स्टेप है यस, बोलिए प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप क्या है? कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप क्या है? मियोसिस। सो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। इनमें सिंगैमी नहीं होती, यानी यहाँ मैंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का फ्यूजन एक साथ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इतना समझ गए तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो चुका है, हैबिट एंड हैबिटेट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन के साथ हर फंगस का अपना अपना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ते जाएंगे। तो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। इस दुनिया में जितने भी फंगस हैं उनको क्लासिफाई किया गया, उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस किस बेसिस पर किया गया है? इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस किन बेसिस पर किया गया है? पहला बेसिस है यस, हाइफा एंड माइसीलियम स्ट्रक्चर। हाइफा और माइसीलियम के स्ट्रक्चर पर फंगस का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। आप कहेंगे हाइफा और माइसीलियम, यस। आप अगर भूले नहीं हैं तो हाइफा, कुछ हाइफा मैंने पढ़ाए थे आपको जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा थे, सिनोसिटिक हाइफा थे, और कुछ हाइफा थे जिन्हें हम लोग सेप्टेट हाइफा बोल रहे थे, कुछ लोगों को ए सेप्टेट हाइफा बोल रहे थे। अभी मैं धीरे धीरे करके आपसे पूछता हूं, और जब भी बैठिए इन क्लासेस में, पुरानी क्लासेस बैठ पढ़ के बैठिए, वरना आज आप नए नए बैठे हैं तो आपको मुश्किल होगी, मैं पहले से बता रहा हूं। सो पुरानी सारी क्लासेस बैठ करके पढ़ के आइए आप। हाइफा एंड माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइफा एंड माइसीलियम। दूसरा, स्पोर फॉर्मेशन, इनका क्लासिफिकेशन स्पोर फॉर्मेशन की बेसिस पर भी किया गया है। तीसरा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस का क्लासिफिकेशन इन मुख्य बातों पर डिपेंड करता है, मेन बातों पर, हाइफा एंड माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस दुनिया में जितने भी फंगस हैं उनको मुख्यतः 4 क्लासेस में बांट दिया गया। देयर आर 4 क्लासेस। फंगस को मुख्य रूप से 4 क्लासेस में बांटा गया है, और उन 4 क्लासेस में बांटने का कारण है, बेसिस है, हाइफा और माइसीलियम सबके अलग अलग, स्पोर फॉर्मेशन करने का तरीका अलग अलग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग। और इन 4 क्लासेस में से चारों क्लासेस के नाम है। नंबर 1 इज नोन एज फाइकोमाइसिटीज। दूसरी क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। तीसरी क्लास का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथी क्लास का नाम है ड्यूट्रोमाइसिटीज। So we have the 4 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes। और इनको Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes और Deuteromycetes में अलग अलग बांटने के बेसिस हैं। नंबर 1 हाइफा एंड माइसीलियम, नंबर 2 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एल्गल फंजाई बोलते हैं, ध्यान समझना। फाइको का मतलब होता है एल्गी, एल्गी जैसे फंजाई, एल्गी, और माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई। सो दैट्स व्हाई देयर कॉमन नेम इज नोन एज एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई। अगर आप इतना जान जाएंगे तो मेरा काम बहुत बनने वाला है। फंगस को 4 मुख्य क्लासेस में बांटा गया है, और ये 4 मुख्य क्लासेस में नाम है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। फिर से, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज एक एल्गल फंजाई का ग्रुप है जिसमें फंगस तो है लेकिन गुण एल्गी वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्गल फंजाई। दूसरा एस्कोमाइसिटीज है जिसमें सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी का तरीका सैक लाइक होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सैक फंजाई। और तीसरा तरीका है बेसिडियोमाइसिटीज, दे आर आल्सो नोन एज क्लब फंजाई। और चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन्हें बोलेंगे इम्परफेक्ट फंजाई। और आप देख लीजिए मैंने किस बेसिस पर, हाइफा और माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी पर भी इनका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप कभी ना भूलें, फंजाई में, फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, याद रखना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ट्रेंड है वो आप बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करिए। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग मोस्ट सिंपल फंजाई बोलते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल फंजाई माना जाता है।
अगर इन 4 क्लासेस में सबसे ज्यादा सिंपल फंजाई माना जाएगा तो वो फाइकोमाइसिटीज, उनसे ज्यादा एडवांस एस्कोमाइसिटीज, उनसे ज्यादा एडवांस बेसिडियोमाइसिटीज, और सबसे ज्यादा एडवांस इट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। और ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग मोस्ट एडवांस फंजाई बोलते हैं। फिर से, सबसे ज्यादा सिंपल फंजाई फाइकोमाइसिटीज है, उससे ज्यादा फंगल करेक्टर वाला एडवांस फंजाई एस्कोमाइसिटीज है, उससे ज्यादा फंगल अच्छा एडवांस वाला दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, और सबसे ज्यादा एडवांस फंजाई माना जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। सो बोलते हैं जैसे जैसे आप सिंपल फंजाई से एडवांस फंजाई की तरफ जाएंगे, एज वेल एज यू मूव फ्रॉम सिंपल फंजाई टू एडवांस फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट सिंप्लीफाइड। ये बात समझने की कोशिश करिए। आप फाइकोमाइसिटीज से लेकर के ड्यूट्रोमाइसिटीज तक मूव करिए तो सबसे बढ़िया फंजाई जो है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, एडवांस के रूप में। बढ़िया का मतलब सबसे एडवांस, और सबसे सिंपल फंजाई फाइकोमाइसिटीज है। लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ट्रेंड उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है? फाइकोमाइसिटीज जो कि सबसे सिंपल फंजाई है, दे हैव द मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है दे रिप्रोड्यूस लाइक एल्गी। ये एल्गी की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। और आप तो भूल ही गए कि एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसीलिए मैंने एल्गी और फंजाई का कंपैरिजन पढ़ाया था। एल्गी में सिंगेमी होती थी, याद करो क्या होती थी? सिंगेमी। तो यानी याद रखना ये ऐसे लोग हैं जिनमें सिंगेमी होगी। नाउ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सिंप्लीफाई होने लगेगा। यानी यहां पर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन स्टेज पाई जाएगी। डाइकैरियन स्टेज का मतलब है इनमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साथ साथ नहीं होगी। और भाइयों बहनों आपको याद रखना पड़ेगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज में देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। फिर देख लो, मैंने बोला था किन किन बातों पर आप लोगों ने फंगस का क्लासिफिकेशन किया था। एक तो हाइफा माइसीलियम, याद है आपको? दूसरा आपने देखा था स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, चौथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उन चार बेसिस पर आपने 4 क्लासेस बना दी। नंबर 1 इज नोन एज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। एक एक करके पढ़ो। फाइकोमाइसिटीज को हम लोगों ने बोला एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को हमने बोला सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोगों ने बोला क्लब फंजाई, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोला फंजाई इम्परफेक्टाई। फिर इसके बाद हमने बोला कि सबसे सिंपल फंजाई हैं फाइकोमाइसिटीज और सबसे एडवांस फंजाई हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। सिंपल से एडवांस फंजाई की तरफ आप चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे गायब होने लगता है, यानी धीरे धीरे सिंप्लीफाई होने लगता है। सबसे बढ़िया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज करते हैं, और वो लोग जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज, और इसीलिए उन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। और फंजाई इम्परफेक्टाई के हिसाब से आप लोगों को व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, उनमें ऐसा क्या इम्परफेक्शन है जिसकी वजह से उन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। उनके अंदर जो इम्परफेक्शन है, उस इम्परफेक्शन का नाम है दे डू नॉट हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है बट दे डू नॉट हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से उन्हें हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। So there are 4 main classes: फाइकोमाइसिटीज,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए। सो हमारे कोर्स में जो पहला फंजाई आता है, इट इज नोन एज फाइकोमाइसिटीज। यस, एंड फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई, यहां से आप इसका संधि विच्छेद करके जान सकते हैं। फाइको का मतलब ही होता है एल्गी, माइसिटीज का मतलब होता है यस फंजाई। ऐसे फंजाई जिनकी कैरेक्टर एल्गी जैसे मिले, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्गल फंजाई। दे आर द मोस्ट सिंपल फंजाई। ये बहुत ही सिंपल फंजाई हैं। दे आर द मोस्ट सिंपल फंजाई हैविंग मैनी कैरेक्टर्स लाइक ऑफ एल्गी। जैसे एल्गी के कैरेक्टर होते हैं वैसे इनमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। और कौन कौन से कैरेक्टर इनके पास एल्गी जैसे होते हैं, क्यों ना हम लोग एक एक करके पढ़ने की कोशिश करें। ओके ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला, फाइकोमाइसिटीज का हम लोग देखें हैबिट एंड हैबिटेट। मैंने बोला फाइकोमाइसिटीज एल्गी की तरह होते हैं, इसका मतलब इनका हैबिट एंड हैबिटेट भी एल्गी की तरह होगा। क्या आपको एल्गी याद है मैंने क्या पढ़ाया था या नहीं पढ़ा था, या कभी भी पढ़ो? एल्गी जल की रानी है, यानी एल्गी बिना पानी के नहीं रह सकते। तो फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट भी एक्वेटिक हैबिटेट होता है। एक्वेटिक हैबिटेट, वाटर में रहते हैं। दो तरीके का वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, समुद्री पानी और आपका नदियों का पानी। तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। अगर इन्हें पानी ना मिले तो ये मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। दे लिव इन द मॉइस्ट प्लेसेस एंड डैम प्लेसेस। मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में रहते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर खूब सारा मॉइस्चर हो, खूब डैम्प हो, ऐसी जगह पर भी ये लोग रह लेते हैं। ये वुडन लॉग्स में, गीले लकड़ी के लट्ठे में, वेट वुडन लॉग्स, ऐसी जगह पर रह सकते हैं, एटसेट्रा, ऐसी जगह पर रह सकते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट फाइकोमाइसिटीज का एल्गी की तरह है। अगर आप इतना समझ गए तो बहुत काम चल जाएगा। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इट इज फॉर्म। तो फाइकोमाइसिटीज का फॉर्म क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर द मल्टी सेलुलर। इनमें ज्यादातर लोग मल्टी सेलुलर हैं एंड दे आर यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये यूकैरियोटिक लोग हैं। एक कोशिकी बहुकोशिकी में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ज्यादातर मेंबर इनके मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। देखिए, मैं फाइकोमाइसिटीज को भी उन 8 पॉइंट पर लेने की कोशिश कर रहा हूं जिस 8 पॉइंट पर मैंने पूरा फंगस पढ़ाया है। इसलिए पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। खैर, फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। मोस्ट सिंपल फंजाई हैं और बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो एल्गी जैसे हैं। पहला ही कैरेक्टर इनका देखिए, इनका हैबिट एंड हैबिटेट। ज्यादातर फंगस पानी में नहीं रहते हैं, लेकिन फाइकोमाइसिटीज के ज्यादातर मेंबर पानी में ही रहते हैं क्योंकि ये एल्गी की तरह बिहेव करते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट होने के अलावा ये मॉइस्चर प्लेसेस में रह लेंगे जहां पर कहीं काफी पानी की मात्रा हो। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो मेरे उन 8 पॉइंट को अगर आप नहीं भूलेंगे तो मामला सही रहेगा। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट फॉर्म, तीसरा मॉर्फोलॉजी। सो अगर कोई तुमसे पूछे फाइकोमाइसिटीज की मॉर्फोलॉजी कैसा है तो मैं अभी सिखाता हूं आपको।
माइस्फाइकोमाइसिटीज की मॉर्फोलॉजी जब आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा दे हैव एसेप्टेट हाइफा, और अगर आप लोगों ने एसेप्टेट हाइफा पढ़े थे तो आपको याद होगा ऐसे हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियस हुआ करते थे, और मैंने आपको सिखाया था कि इनमें न्यूक्लियस बहुत सारे क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच में सेप्टा नहीं है, सेप्टा नहीं है, और सेप्टा ना होने की वजह से दे आर नोन एज एसेप्टेट। और एसेप्टेट के अलावा यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा को ही हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। याद रखना इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं दे हैव काइटिन इन सेल वॉल, बट सम ऑफ द मेंबर, कुछ मेंबर, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सम ऑफ द मेंबर may have cellulose। याद रखना ये करेक्टर भी इनका एल्गी की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एल्गा की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन होता है। तो ज्यादातर मेंबर के पास तो काइटिन ही होता है, लेकिन कुछ मेंबर के पास सेलुलोज जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं सेल वॉल में। सो ये है मॉर्फोलॉजी। आपको याद रखनी चाहिए कि कभी कोई पूछे मॉर्फोलॉजी क्या होगी, आपको याद रहना चाहिए। मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी हमारे कोर्स में है नहीं इनकी, फाइकोमाइसिटीज की, तो मैं एनाटॉमी पढ़ाने नहीं जा रहे। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पर आपके सामने मैं रख रहा हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये लोग अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं, तो घबराइए मत। न्यूट्रिशन के बारे में बताइए। मोस्ट ऑफ द मेंबर आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब है दे लिव अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सड़ी गली चीजों को ये लोग खाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। इसके अलावा सम मेंबर आर पैरासाइट्स, कुछ मेंबर पैरासाइट भी हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जब सरवाइव करता है तो इसे बोलते हैं पैरासाइट। याद रहेगा? सो आप लोग देख लीजिए, मैं उन्हीं 8 पॉइंट पर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हीं 8 पॉइंट पर खींचने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाए थे। हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इफ रिक्वायर, एनाटॉमी थी नहीं तो मैंने पढ़ाया नहीं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेरे बच्चा। सो फाइकोमाइसिटीज में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंगस के पढ़ा रखे हैं। अगर आपको मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं तो वो आपको बताने चाहिए। फाइकोमाइसिटीज के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल दूसरे एल्गी तरीके होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन एल्गी के पास भी 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी फंगस भी इसी 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। दे परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये क्या होता है ये मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा है, तो जो लोग भी आज जुड़े हैं वो घबराएंगे नहीं। मैंने पहले पढ़ा रखा है फ्रेगमेंटेशन क्या है, फिजन क्या है, बडिंग क्या है, पुराने वीडियो देखिए और उनमें से आइए।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त ये नॉन मोटाइल स्पोर बनाते हैं, द नॉन मोटाइल स्पोर। और जो नॉन मोटाइल स्पोर बनाते हैं उन स्पोर को हम लोग बोलते हैं ए प्लानोस्पोर्स। दूसरा, ये मोटाइल स्पोर भी बना सकते हैं, मूव करने वाले स्पोर्स भी बना सकते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर में फ्लैजला नहीं होगा, मोटाइल स्पोर में फ्लैजला होगा। और मोटाइल स्पोर को हम लोग जू स्पोर्स के नाम से जानते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो काम चल जाएगा। जू स्पोर और एप्लानो स्पोर बनाना एल्गी का काम है, तो ये कैरेक्टर भी इनका एल्गी से मिलता जुलता है। और याद रखना, कोनिडिया बनाना फंजाई का बेसिक काम है, लेकिन ये लोग कोनिडिया नहीं बना रहे, यानी कि फाइकोमाइसिटीज के ज्यादातर मेंबर कोनिडिया नहीं बनाते। दे फॉर्म ए प्लानोस्पोर एंड जू स्पोर, जिनमें से बिना फ्लैजला वाले स्पोर इट इज ए प्लानोस्पोर और फ्लैजला वाले स्पोर इट इज जू स्पोर। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक ऑफ एल्गी, एल्गी जैसा एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। और आप भूल गए एल्गी कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। याद करिए, एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को करते थे, और उस फ्यूजन में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होती थी। प्लाज्मोगैमी यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लस कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन साथ साथ होता था, और इस तरीके से हम लोग बोलते थे सिंगैमी। क्या बोलते थे? सिंगैमी। और इस सिंगैमी से बनता था जाइगोट। याद रखना, जाइगोट। अजीब बात है, चूंकि ये डाई कैरियन नहीं बनाते, इसलिए इनमें फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनती। और फ्रूटिंग बॉडी नहीं हो बनती तो जाइगोट इटसेल्फ, जाइगोट जो कि 2n है, जाइगोट अपने आप में चारों तरफ हार्ड कवरिंग बना लेता है, रेजिस्टेंट कवरिंग बना लेता है, और ये जाइगोट ही स्पोर की तरह बिहेव करने लगता है। दैट स्पोर इज नोन एज जाइगोस्पोर्स। मैंने आपको 4 स्पोर्स लिखाए थे, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, ऊस्पोर। इनमें से जाइगोट इटसेल्फ बिहेव लाइक स्पोर, इट इज नोन एज जाइगोस्पोर। दिस इज द स्पोर विदाउट फ्रूटिंग बॉडी। फिर से, दिस इज द स्पोर विदाउट फ्रूटिंग बॉडी। इन्हीं के मेंबर फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर ऊ स्पोर्स भी बनाते हैं। जाइगोस्पोर में कुछ वेरिएशन हो जाते हैं और वो ऊ स्पोर की तरह बनते हैं। तो जाइगोस्पोर एंड ऊ स्पोर दे आर द स्पोर्स। इनमें टिपिकल फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, यानी फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। और जानकर खुशी होगी कि जाइगोस्पोर 2n है, ऊ स्पोर भी 2n है, क्योंकि ये जाइगोट से डायरेक्ट बने हैं, बिना फ्रूटिंग बॉडी के स्पोर्स हैं। याद रहेगा। और इस तरीके से हमने देखा कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सिंगैमी होती है। और मैंने बताया था सिंगैमी करना फंगस का काम नहीं है। फंगस को तो प्लाज्मोगैमी करनी चाहिए, फिर कैरियोगैमी तुरंत नहीं करनी चाहिए, डाइकैरियन स्टेज बनाना चाहिए, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनानी चाहिए, फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कैरियोगैमी करनी चाहिए, फिर मियोसिस करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने सिंगैमी की, और सिंगैमी की का मतलब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ कर दी। इस तरीके से जो जाइगोट बना वो फ्रूटिंग बॉडी में नहीं गया, डायरेक्ट स्पोर में कन्वर्ट हो गया, जाइगोस्पोर और ऊस्पोर बना बैठा। अब सिंगैमी कितने प्रकार की मैंने पढ़ाई थी? यस, पहली थी आइसोगैमस, तो ठीक है, ये लोग आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा था एनाइसोगैमस, यस, ये एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल एल्गी की तरह। और तीसरा था ऊगैमस, तो ये ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक बार आप इसे खूब अच्छी तरीके से देख और समझ लें। जहां पर भी आपको तकलीफ हो रही हो आप मुझे समझा दें। यस, फाइकोमाइसिटीज का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 तरीके का है। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैंने हटा दिया, ये रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें बेटा स्पोर बनेंगे। नॉन मोटाइल स्पोर को हम लोग बोलते हैं, यस, इट इज ए प्लानोस्पोर, और मोटाइल स्पोर को बोलेंगे
जूस्पोर, सॉरी जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी सिंगैमी। सिंगैमी 3 तरीके की हो सकती है, एक जैसे गैमीट आइसोगैमेट्स, एक छोटा और एक बड़ा एनाइसोगैमस, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल ऊगैमस। कुछ भी हो, आइसोगैमस एनाइसोगैमस ऊगैमस सिंगैमी के बाद जो बनेगा उसे बोलेंगे जाइगोट। और जाइगोट बिना फ्रूटिंग बॉडी में गया, बिना फ्रूटिंग बॉडी में गया हुआ स्पोर में कन्वर्ट होगा। जाइगोट इटसेल्फ स्पोर में कन्वर्ट होगा, नाम होगा जाइगोस्पोर। कभी कभी ऊ स्पोर भी बनेंगे। नाउ द फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे पूछे कि फाइकोमाइसिटीज के सर एग्जाम्पल बताइए, बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए आपको राम याद रखना है, ये निमोनिक्स याद रखना है, राम। नंबर 1 इज नोन एज राइजोपस, R for rhizopus, A for albigo, M for mucor। Rhizopus is also known as bread mold। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि ब्रेड में कभी कभी फफूंद लग जाती है, या अचार में कभी कभी फफूंद लग जाती है। कौन है? राइजोपस। एल्बिगो एक्चुअली इट इज व्हाइट स्पॉट अपॉन मस्टर्ड। मैंने बोला था मस्टर्ड की पत्तियों में कभी कभी व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं। ये जो व्हाइट स्पॉट आते हैं वो एल्बिगो की वजह से आते हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है राम, RAM, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्बिगो, M फॉर म्यूकर। आपको मैंने आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाया, और फाइकोमाइसिटीज क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ाया। आगे 3 क्लासेस और हैं। जब नेक्स्ट क्लासेस में आप बैठेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस, ये क्लासेस ऑल्टरनेट चलती हैं, आपको याद रखना चाहिए। ऑल्टरनेट चलने का मतलब है ये 2, 4, 6 में चलती हैं। 1, 3, 5 में आपकी क्लासेस को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 2, 4, 6 में हमें एक दिन का लॉस होता है और वो सैटरडे को हम क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो आपको कई बार 2 क्लासेस होती हैं और आपको लग जाता है कि क्लासेस कम हो रही। पर योर टर्न आर 2, 4, 6, यानी आज हुआ तो कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा, फिर उसके बाद होगा। तो ऑल्टरनेट क्लासेस हैं। सो प्लीज़ आप परेशान ना हो, क्लासेस चल रही हैं, स्लो चल रही हैं। एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ डिटेल में आया नहीं, क्लासेस आपकी सही से चलेंगी, आप परेशान मत हो। हम लोगों ने पहले भी लिविंग बर्ड पढ़ रखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद हमारे पास आएगा प्लांट किंगडम, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।